अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे सखर कराची से भेजी है मोहम्मद सिद्दीक ने। और मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं ये कहानी है हमारे मामू इरशाद की। हमारे मामू इरशाद जब भी हमारे घर अम्मी से मिलने के लिए आते तो हम सब बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते मामू के आने पे कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़, खाने पीने की चीज़ें और खिलौने लेके आते। और जितने दिन हमारे घर पे रहते, जब भी बाहर से घर आते तो उनके हाथों में कई खाने पीने की चीज़ें होती। बड़े तो बड़े बच्चे भी उनकी दीवाने थे। हंसने हंसाने की ऐसी कमाल आदत थी, जहां भी बैठते मजाक करते, हंसते, ऐसी शरारत करते, ऐसी बातें करते कि सबको हंसने पे मजबूर कर देते। महफिल की एक तरह से जान बन जाते। अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी दी थी, जिस्म भी माशाल्लाह बहुत फिट सा था, लेकिन हंसने हंसाने की आदत ऐसी पाई थी कि क्या ही बात थी, सब उनके गर्विदा थे। जब वो हमारे पास आते तो इर्द गिर्द के लोग भी उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते और वो भी उनकी बातें सुन के लुत्फअंदोज होते, मजा लेते। हमारा जो घर था वो इस अंदाज से बनाया गया था कि सारा पोर्शन हमने ऊपर बना दिया था। नीचे एक बहुत बड़ा सहन था, सहन के आगे एक बरामदा था, बरामदे के आगे 2 कमरे बनाए गए थे। उन 2 कमरों के पीछे एक हाल नुमा बहुत बड़ा हाल था, क्योंकि जब ये घर बन रहा था तो अब्बू का कारोबार कुछ इस तरह का था। उन्होंने कहा बाद में इसको कमरों में तब्दील कर देंगे, अभी मुझे इसको हॉल बनाना है। तो पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया और आगे 2 कमरे बना दिए। लेकिन हमारी सारी फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, हमारे कमरे सबके ऊपर थे। कुछ अरसा अपने सामान को अब्बू वहीं पे रखते रहे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने वो जो सामान वहीं पे रखा हुआ था एक और जगह पे स्टोर लिया, क्योंकि दुकान उन्होंने शिफ्ट कर ली अपनी, तो वो सामान भी वहीं पे शिफ्ट हो गया। अब मामू का यहाँ पे हल्का अहबाब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जब वो आते तो वो नीचे वाले जो 2 कमरे जो पहले तो किराए पे दिए हुए थे, आजकल खाली थे, उसी पे अपना डेरा डाल देते। उसकी वजह यह थी कि बहुत ज्यादा लोग उनसे मिलने के लिए आते और वो यारों के यार थे, दूर दराज यारों को मिलने के लिए भी जाते थे, लेकिन कभी भी खाली हाथ नहीं गए, उनके लिए तोहफे तोहफ लेकर जाते थे। लेकिन हमें पता लगा, हमारी खुशी की इंतहा न रही कि मामू इरशाद मुस्तकिल नीचे रहने के लिए आ रहे हैं। हमें हमारी वालिदा ने बताया। वो अपने काम के सिलसिले में इसी तरह यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे कि अब नीचे उनका डेरा था और उन्होंने कह दिया था कि मैं ऐसे नहीं रहूँगा, मैं इसका बाकायदा किराया दूंगा। अम्मी ने, अब्बू ने बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे रहना है, कहीं पे रहूँगा तो तब भी तो किराया दे के रहूँगा, लेकिन मैं लाजमी दूंगा। लेकिन अम्मी काफ़ी खफा हो गई, अब्बू बहुत नाराज़ हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो जो पैसे होते थे किराए के जितने बनते थे, वो बच्चों पे बड़ों पे खाने पीने में लगा देते थे। उनके जितने भी दोस्त आते उनके साथ नीचे बैठ के वो गपशप करते और अक्सर अपने दोस्तों के साथ दूर दराज इलाकों में जाते। कई दफा ऐसा होता 2 रातों 3 रातों 1 हफ्ते के लिए वो कहीं चले जाते और वापस आते और फिर से आके नीचे रहते। कभी कहीं गए होते। सब कुछ ऐसे रूटीन से चल रहा था, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि कहीं गए और जब वापस आए तो मामू ना सिर्फ खाली हाथ लौटे बल्कि चुप चुप से थे, बहुत ज्यादा चुप चुप से। वो इंसान जो हमेशा से हंसने हंसाने वाला हो, मजाक करने वाला हो, शरारतें करने वाला हो, वो इंसान जब खामोश हो जाए तो सबको महसूस होना शुरू हो जाता है। अम्मी बहुत परेशान हो गई, क्या हुआ है भाई को। अम्मी नीचे गई, रोज जाके पूछती, कभी खाना खा लेते, कभी खाना नहीं खाते थे, कहीं जा भी नहीं रहे थे, दोस्तों से मिल भी नहीं रहे थे, बस कमरे में खामोशी से लेटे रहते थे। अम्मी परेशान हो गई और आखिर एक दिन अम्मी उनके पास पहुंची और कहा,
मैं बहुत परेशान हो गई हूं। इरशाद, क्या हुआ है? मेरे साथ शेयर करो, जो बात भी है मुझे बताओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। अम्मी ने पहली दफा नोट किया कि भाई के चेहरे पे एक खौफ है। अम्मी ने जब उस बात को छेड़ा और उसको कसम दी कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा, तो बहुत ज्यादा डर गया। जानता था कि बहन ने कसम दे दी है, कसम को वो तोड़ नहीं सकता था, इसलिए मजबूरन बताने के लिए तो तैयार हुआ, लेकिन चेहरा ऐसे सुर्ख हो गया, खौफजदा हो गया कि अम्मी भी परेशान हो गई कि शदीद कोई ऐसी बात है जो परेशान कर रही है मेरी भाई को। तो उसने बताना शुरू किया कि मेरा एक दोस्त फलां गांव के अंदर रहता है। मैं पहले भी 2 दफा उसके पास जा चुका हूं। इस दफा फिर प्रोग्राम बना उस दोस्त से मिलने के लिए, और यूं मैं यहां से रवाना हो गया। मेरा इरादा यही था कि 1 से 2 रातें वहां पे रहूंगा और वापस आ जाऊंगा। वो काफी अरसे से मुझे बुला रहा था। अब उसके गांव को जाने के लिए एक ट्रेन जाती है, और जब आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो वहां से आपको तांगा लेना पड़ता है, क्योंकि वो इतना दूर है गांव कि वहां पे पैदल जाना मेरे जैसे बंदे के लिए काफी मुश्किल है। गांव के लोग चलने के आदी होते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं था। खैर, मैं रवाना हो गया। मैं ट्रेन के इंतजार में बैठा था तो पता लगा आज ट्रेन बहुत ही ज्यादा लेट है, पीछे कोई खराबी हुई है जिसकी वजह से ट्रेन लेट पहुंची थी। मैं टिकट ले चुका था और इंतजार में बैठा हुआ था, क्योंकि हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए थे और बादलों के आसार बताते थे कि आज मौसम बहुत खराब होगा और ऐसा बरसेगा, बारिश ऐसी बरसाएगा कि हर तरफ पानी ही पानी होगा। और आखिरकार ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन 3.5 घंटे लेट थी। मेरी तरह बाकी मुसाफिर भी जो ट्रेन के इंतजार में बैठे थे वो भी ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली मंजिल मकसूद पे जाने के लिए। ट्रेन चल तो रही थी, लेकिन जो ट्रेन की स्पीड होती है वैसी स्पीड नहीं थी, बहुत आहिस्ता चल रही थी, जिससे अंदाजा होता था पीछे इसमें जो भी खराबी हुई है उसकी वजह से ट्रेन इतनी ज्यादा तेजी से नहीं चल रही। ट्रेन चलती रही, मुख्तलिफ स्टेशन आते रहे, लोग उतरते रहे और बाहर एक घुप अंधेरा होना शुरू हो गया। एक तो पहले ही ट्रेन बहुत लेट आई थी, 3.5 घंटे लेट थी, और ऊपर से उसकी रफ्तार भी इतनी आहिस्ता थी कि मुझे लगता था मैं तो अपनी मंजिल मकसूद पे बहुत लेट पहुंचूंगा। और अगर अपनी ट्रेन जिस तरह स्पीड से चलती है उस स्पीड से भी चलती तो शायद मैं रात के 8-9 बजे तक पहुंचता, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं तकरीबन रात के 11-12 बजे वहां पे पहुंचूंगा। और ऐसा ही हुआ, मैं रात को तकरीबन 12 के करीब वहां पे पहुंचा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकी तो उस स्टेशन पे उतरने वाला वाहिद मैं ही मुसाफिर था। पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ था और स्टेशन मास्टर वहीं पे क्लियर करने के लिए खड़ा था कि जिस सवारी ने भी उतरना है उतर जाए और उसके बाद ट्रेन आगे चली जाए। और जब मैं उतर गया तो थोड़ी देर के बाद उसने अपनी झंडी लहराई और ट्रेन फिर से रवाना हो गई। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, बिजली एकदम जोर से ऐसी चमकी कि बादल जोर से गरजा, एकदम मेरे जिस्म ने झुरझुरी ली। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। सब जानते हैं कि इरशाद मजाक मजाक में भी अक्सर लोगों को कहता था कि मेरे साथ कभी कुछ हुआ, कोई जिन भूत चुड़ैल भी आई तो मैं उसको भी डरा दूंगा। वो ऐसी मजाक भी करता था, कई दफा वो सबको कह चुका था। वो डरने वालों में से नहीं था, बहुत बहादुर शख्स था। लेकिन पता नहीं क्यों आज पहली दफा उसके दिल में एक खौफ सा आया। बादल ऐसा गरजा, ऐसी बिजली चमकी, ये मौसम तो कई दफा देख चुका था। वो नहीं जानता था कैसे उसके दिल में खौफ सा पैदा हुआ है। वो वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि रेलवे स्टेशन पे खड़ा वो स्टेशन मास्टर उससे मुखातिब हुआ, तुम्हें कहां जाना है? तो इरशाद ने गांव का नाम लिया कि मुझे उस गांव में जाना है।
उसने भी ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, मौसम के तेवर बताते हैं कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, सर्दी सी हो जाएगी। बेहतर है तुम रात यहीं पे गुजारो, इसी स्टेशन पे ही इंतजार करो और सुबह कोई ना कोई तुम्हें तांगा मिल जाएगा। इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। मैंने ऐसा ही किया। मैं चलता हुआ स्टेशन के अंदर एक जगह बनी हुई थी, वहां पे जाकर बैठ गया। स्टेशन मास्टर पता नहीं कहां चला गया। वहीं पे बैठे हुए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यहां पे तो बैठना ही है, सुबह तक इंतजार करना है, बारिश होगी तो क्या कयामत आ जाएगी, मुझे पैदल निकलना चाहिए। अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। वो जो खौफ कुछ लम्हे पहले मेरे दिल में आया था वो अब खत्म हो चुका था और फिर से मैं वही इरशाद बन चुका था जिसके अंदर कभी कोई खौफ था ही नहीं, कभी कोई डर था ही नहीं। तो मैं खड़ा हुआ और इस अंदाज में चलना शुरू हो गया कि अब मैं पैदल गांव की तरफ जाऊंगा कि तभी मेरी निगाह सामने ही एक रक्शे पे पड़ी, साइकिल रक्षा। इससे पहले मैंने कभी शहर के अंदर तो साइकिल रक्षा नहीं देखा था, लेकिन गांव के अंदर शायद हो। यहां मेरा पहले भी आना हुआ था, लेकिन मैं तांगे की सवारी की थी, इस साइकिल रक्षे की सवारी नहीं की थी। ये साइकिल रक्षा इस तरह था जिसको खुद से बनाया गया था। एक साइकिल रक्षा इंडिया के अंदर होता है जिसमें एक इंसान चलता है, दो बंदे पीछे बैठ सकते हैं, बाकायदा साइकिल रक्षा बनाया जाता है। ये इस अंदाज का था कि उस साइकिल वाले ने अपने पीछे जो एक लगी होती है बैठने के लिए, उसको चौड़ा कराया हुआ था कि बंदा आराम से बैठ सके। मैं जैसे स्टेशन से निकलने लगा वो एक सामने आ गया, मुझे कहता है, बाबू तुम रात को यहां पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे फलां गांव जाना है, लेकिन यही सवाल तुमसे, तुम इस लम्हे क्या कर रहे हो? उसने कहा, आज एक सवारी ने आना था, हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजा है कि किसी को लेना था, लेकिन शायद आज वो नहीं पहुंच सका। ट्रेन गुजर गई है और मैं इंतजार करता रहा शायद वो कहीं नजर आ जाए, लेकिन वो नजर नहीं आया। आइए मैं आपको छोड़ देता हूं, लेकिन किराया इतना लूंगा। मुझे तो क्या चाहिए था, वो जितना पैसे मांगता मैं देने को तैयार था, क्योंकि मैं इस मौसम से, बारिश से बचना चाह रहा था और एक रक्षा सा मिल गया था। वो असल में एक साइकिल ही था, उसका पीछे जो स्टैंड होता है उसको उसने बड़ा किया हुआ था कि इस अंदाज में बन गया था कि वो सवारी को उठा सकता था। किराया तय हो गया और मैं खुशी खुशी उसके पीछे बैठ गया। उसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। हम गांव के रास्ते की तरफ जा रहे थे और मैं खुश था कि मुझे सवारी मिल गई है। इर्द गिर्द जमीनें थीं, जमीनों के अंदर खामोशी, घुप, अंधेरा। आज तो शायद झींगड़ की आवाज, मेंढक की आवाज भी नहीं आ रही थी, जैसे सारे जानवर कहीं छुप गए हों। बारिश होने वाली थी। एक शोर कभी कभी बादल के गरजने का होता। और जब हम साइकिल पे आगे आगे बढ़ रहे थे तो इर्द गिर्द हल्का फुल्का जो नजर आ रहा था वो ऐसा मंजर था कि जो बारिश से पहले बिजली के बार बार चमकने से मुझे नजर आता था। उस साइकिल वाले ने अपने हैंडल के साथ एक लालटेन लटकाया हुआ था। गांव वाले अमूमन रास्ता देखने के लिए लालटेन लटकाते हैं। हम दोनों चलते हुए अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि कहां से 4 से 5 कुत्तों के भौंकने की आवाजें आनी शुरू हो गईं। वो जैसे आपस में कुत्ते लड़ते हैं और जिस अंदाज में भौंकते हैं, ऐसे लड़ने वाले अंदाज में वो भौंक रहे थे और उनकी आवाज करीब से करीब आती जा रही थी, जैसे वो लड़ते लड़ते हमारे करीब आ रहे हों। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद हमने देखा वो लड़ते लड़ते बिल्कुल उसी कच्चे रास्ते पे जहां से हमारा साइकिल गुजर रहा था उसके सामने ही आ गए। और उनने जब देखा कि एक लालटेन, उस पर एक साइकिल चलाता हुआ इंसान और उसके पीछे बैठा हुआ एक इंसान भी है, उन कुत्तों की जैसे ही हम पे निगाह पड़ी वो सारे के सारे वहीं सामने खड़े होके जोर जोर से भौंकना शुरू हो गए। वो शायद आवारा कुत्ते थे और इस अंदाज में भौंक रहे थे कि मुझे उनके तेवर देख के लगा कि जैसे ये हमला न कर दें, हमें काट ना डालें, चीड़ फाड़ ना कर डालें। उसने साइकिल रोक दी और मुझसे बोला, बाबू रुको, इनको पहले हटाना होगा, वरना इनको देख के लगता है कि ये हमला करने के लिए तैयार हैं। आप बैठे रहो, रुको मैं देखता हूं।
लेकिन एक खौफ था कुत्तों का कि ये काट ना ले। मैं भी साइकिल से उतर के नीचे खड़ा हो गया। वो साइकिल से नीचे उतरा, साइकिल मैंने पकड़ा और उसने ज़मीन से एक पत्थर सा उठाया, जैसे कुत्तों को डराते हैं, या कोई चीज़ उठाई, लेकिन वो फिर भी भौंकते रहे। जैसे ही उसने ज़मीन से वहीं मेरे करीब खड़े खड़े साइकिल से कोई चीज़ उठाई तो कुत्ते और तेज भौंकना शुरू हो गए, और ज़्यादा भौंकना शुरू हो गए। और जैसे ही वो 1 से 2 कदम आगे बढ़ा तो कुत्ते जैसे डर से जाते हैं, ऐसे डर से गए और भागना शुरू कर दिया। और उसके हाथ में जो चीज भी थी उसने जोर से ऐसे फेंकी थी, कुत्ते चले गए। 2 कदम पीछे मुड़ा, वापस आया, कहता है बैठो बाबू, और हम रवाना हो गए। अब मामू इरशाद चुप बैठने वाले कहां थे, हमेशा बातूनी इंसान, बातें करने वाले, यार बनाने वाले, उससे बातें करना शुरू कर दी कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया और मामू ने पूछा तुम काम क्या करते हो। उसने कहा यही काम बाबू जिस पे तुम सवार हो, यही हमारी घोड़ा गाड़ी है, इसी को हम चलाते हैं, और जहां पे लोग तांगे पे बैठते हैं वहां पे सिंगल इंसान, एक अकेले इंसान को हम इसी पे सवार करके जब छोड़ना होता है तो उसको छोड़ के आते हैं। अब मामू उसके साथ गपशप करना शुरू हो गया। वो कहते हैं हम गपशप करते हुए आगे इसी तरह बढ़ रहे थे कि मुझे एकदम एक एहसास हुआ जैसे साइकिल आगे आगे बढ़ रहा है, मेरी पीछे वाली साइड पे जैसे कोई है। पता नहीं ये एहसास मेरे अंदर क्यों हुआ, जैसे ही बिजली जोरदार गरज के साथ बादल गरजा और बिजली जैसे ही चमकी तो उसी लम्हे मुझे एक साया सा महसूस हुआ, जैसे पीछे कोई साया हो, और उसको मैंने ऐसे महसूस सा किया तो मैं एकदम से हिला कि पीछे कौन है, और उसी वक्त मैंने गर्दन मोड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब इतनी देर से हम अंधेरे के अंदर चल रहे थे, रात का टाइम था, ऊपर आसमान पे बादल थे, बिजली सिर्फ चमक रही थी और उसकी चमकने से हर तरफ एक रोशनी फैल जाती थी, लेकिन आंखें इतनी आदी हो गई थी शायद, हम अंधेरे में थोड़ा बहुत मैं स्पेशली देख पा रहा था। वो गांव का बंदा था, शायद वो आदी था। अब जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि मैंने पीछे किसी को महसूस किया है, तो मैं बातें करते करते चुप सा हो गया। तो उस साइकिल चलाते इंसान की आवाज आई, क्या हुआ बाबू, तुम कुछ पूछ रहे थे मुझसे। हाँ मुझे याद आ गया, मैंने फौरी कहा, हाँ वो मैं तुमसे पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी हो चुकी है। उसने कहा हाँ मेरी शादी हो चुकी है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे। उसने कहा मेरे बच्चे कोई नहीं है, मैं और मेरी बीवी और मेरा बूढ़ा बाप हम इकट्ठे रहते हैं। मेरी मां है बहुत बीमार, मेरा बाप चल फिर सकता है, बूढ़ा है, लेकिन मेरी मां बहुत बीमार है, वो लेटी रहती है। हम 4 लोग हैं जो इसी गांव में एक घर में रहते हैं। कि उसी लम्हे जब ये बातें हो रही थी, फिर से मुझे महसूस हुआ कि बिजली फिर जोरदार आवाज आती, पहले बादल के गरजने की और उसी वक्त बिजली जोर से चमकती। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ बिल्कुल मेरे कान के पास जैसे एक हल्की सी सरगोशी किसने की हो, लेकिन आवाज क्या थी मैं सुन नहीं पाया। मैं यूं चौंका और फिर से पीछे मुड़ के देखा साइड पे कि ये कैसी आवाज थी, मैंने किसको आवाज को सुना है, लेकिन साइड पे कोई भी नहीं था। मेरा ध्यान फिर से हट गया कि ये कैसी आवाज है। अब इस दफा मैंने गर्दन को मोड़ के बकायदा पीछे सारा देखा, इधर उधर देखा, इधर उधर कुछ भी नहीं था। लेकिन ये क्या हो रहा है कि तभी साइकिल आगे बढ़ रहा था और बातों का एक सिलसिला जारी था कि बारिश बूंदें बरसाना शुरू हो गई, बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। जो अभी तक बारिश हुई नहीं थी, अभी तक आसार थे कि किसी वक्त भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, वो अब सिलसिला शुरू होने जा रहा था। क्योंकि बारिश के कतरे जो नीचे गिर रहे थे वो छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े बारिश के कतरे थे, और इतनी तेजी से गिरते जा रहे थे कि लगता था कि एकदम से ही तेज बारिश शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये मैंने सोचा कि इस लम्हे बारिश तेज हो सकती है, ऐसा ही हुआ कि तेज एकदम से बारिश तेज शुरू हुई
और ऐसा एक शोर समझ गया चारों तरफ कतरों के गिरने का कि बारिश के कतरे, बड़े बड़े मोटे मोटे कतरे इस तेजी से जमीन पे गिर रहे थे कि शोर ही शोर मच गया। बारिश के कतरों का शोर, और उसी लम्हे बिजली जोर से चमकी और तभी मैंने अपने सामने एक मंजर देखा, इंतहाई खौफनाक मंजर।